नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी पुलिस एसआई के लिए एक और मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें केवल मूल विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए, मूल विधि का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो बीएनएस के हैं, भारतीय न्याय संहिता के हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बीएनएस का निम्नलिखित कौन सी धारा कार्य शब्द को परिभाषित करती है। तो एक बात आपको याद रखनी है, जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सभी धारा 2 के अंदर हैं, उसकी सब क्लॉज के अंदर होंगी सभी। 2(1), 2(2) मतलब जितनी भी धारा हैं वो सभी धारा 2 में है। इसके अलावा किसी में भी परिभाषा नहीं है। तो सबसे पहली हिंट तो यही है कि अगर आपको याद करना है तो इतना याद जरूर रखेंगे कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं बीएनएस में वो सभी धारा 2 में है, उसकी सब क्लॉज में आएंगी सभी। यानी धारा 3, 4, 5 वो सब अलग हैं। तो अब इसमें पूछा गया कार्य शब्द किसको परिभाषित करता है, मतलब कार्य कौन सी धारा में है। तो आपको याद रखना है धारा 2(1) में कार्य शब्द की परिभाषा दी गई है बीएनएस में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बीएनएस की धारा 2(3) के अनुसार बालक का अर्थ है। तो मतलब बालक का अर्थ पूछा गया है कि कितनी से कम आयु का व्यक्ति जो होगा वो बालक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 वर्ष से आयु, 18 वर्ष ही ली गई है अभी। तो बालक 18 वर्ष से नीचे है। तो 18 वर्ष से नीचे का जो भी व्यक्ति होगा वो बालक की श्रेणी में आएगा। धारा बीएनएस है, बीएनएस की धारा 2 सब क्लॉज 3 के अनुसार। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बीएनएस के अंतर्गत कूटकरण को परिभाषित किया गया है। कूटकरण का मतलब होता है काउंटरफिट, या फिर आप ये मान के चलिए कि जो कोई व्यक्ति होगा एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बनाने का प्रयास करें, यानी कि जैसे कॉपीराइट, ये भी आप मान सकते हैं। तो वो कूटकरण होता है। तो ये धारा 2(4) में दिया गया है। तो इसकी परिभाषा धारा 2 के सब क्लॉज 4 में दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है कूटकरण से, तो याद रखना है आपको कूटकरण 2(4) में है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो ये जो लोक सेवक की जगह आप यहाँ न्यायालय कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है न्यायालय को परिभाषित किया गया है, यह न्यायालय आएगा। ठीक है, तो न्यायालय जो परिभाषित किया गया है वो बीएनएस की धारा 2(5) में। तो ऑप्शन नंबर सही होगा। तो न्यायालय जो है वो धारा 2(5) में है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपराध शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए दिया है दंडनीय किए जाने योग्य कोई कार्य, विधि के विरुद्ध किया गया कोई कार्य, या ऑप्शन ए और बी। देखिए, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें खुद ही पता चल जाता है उसका आंसर क्या होगा। तो जैसे अपराध है तो दंडनीय की मतलब दंड देने योग्य कोई कार्य होगा तो वो भी अपराध ही होगा, और विधि के विरुद्ध किया गया कार्य वो भी अपराध होगा। तो ऑप्शन दोनों सही है, ए और बी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। देखिए, भारतीय न्याय संहिता पहली बार आ रही है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आईपीसी और सीआरपीसी ही आए थे, जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2021 में। तो ये 2024 में लागू हुई है। तो इस बार जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी से आएंगे, बीएनएस से और बीएनएसएस से। तो ये दोनों ही आपको तैयार करने हैं। ठीक है, एविडेंस एक्ट तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों चेंज हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, परिभाषा से एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाएगा मूल विधि में, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है बेईमानी से तात्पर्य। देखिए, इसमें जितना भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको ये सभी परिभाषा से हैं कि बेईमानी किस धारा में दी गई है, या न्यायालय किस धारा में है, कार्य किस धारा में है, बालक की परिभाषा किस धारा में है। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट हैं और वो सभी मैंने ली हैं इसमें। तो बेईमानी से जो रिलेटेड धारा है या परिभाषा है, बेईमानी की परिभाषा, वो धारा दी गई है 2(7) में। ठीक है, साथ ही सब क्लॉज होती है धारा 2 सेक्शन 2 की सब क्लॉज 7, इसे बोला जाएगा इसे। तो धारा 2(7) में दिया गया है बेईमानी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है कपटपूर्वक, बेईमानी से, सदोषपूर्वक या मिथ्यापूर्वक। तो याद रखना है आपको, कोई भी व्यक्ति है किसी व्यक्ति को या तो मतलब दोषपूर्वक लाभ पहुंचाए या दोषपूर्वक हानि पहुंचाए तो उसे कहते हैं बेईमानी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये बेईमानी की परिभाषा भी है। ठीक है, और इसकी परिभाषा किस में दी गई है, 2 सब क्लॉज 7 में। ये जरूर याद रखना, बेईमानी सब क्लॉज 7 में है, कार्य किस में है, 2(1) में है, बालक की परिभाषा 2(3) में है। तो ये आपको याद रखना है। न्यायालय 2(5) में है, एक बार फिर रिपीट कर लेंगे तो ध्यान रखना है। न्यायालय 2(5) में है, बेईमानी 2(7) में है, कार्य 2(1) में है और 2(3) में बालक की परिभाषा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेईमानी से तात्पर्य बीएनएस की धारा 2(7) में परिभाषित है, यानी जो 2(7) में परिभाषा दी गई है वो क्या है बेईमानी की। देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिया है केवल एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के आशय से कोई कार्य,
बी है केवल किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से किया गया कोई कार्य। ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के आशय से या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से किया गया कोई कार्य। या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी गलत हैं। तो अभी पढ़कर आए हैं, ऑप्शन सी सही होगा, किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के आशय से या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से किया गया कोई कार्य। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है। तो धारा दे रखी है 215, 214, 216, 217। तो आपको याद रखना है जो न्यायाधीश शब्द है वो BNS की धारा 216 में परिभाषित है ना, सेक्शन 2 की सब क्लोज 16 में। तो 216 याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यायालय किस में है, 25 में है, और न्यायाधीश किस में है, 216 में है। जरूर याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए धाराएं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, BNS के अनुसार दस्तावेज का अर्थ लिखित या मुद्रित के अतिरिक्त किस किस को सम्मिलित करता है। तो अक्षर, अंक व चिन्ह। देखिए दस्तावेज का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, ये, और इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें सभी आएंगे। अक्षर हो, अंक हो, चिन्ह हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, डिजिटल अभिलेख हो, ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी दस्तावेज में सभी आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये परिभाषा हुई दस्तावेज की कि दस्तावेज के अंतर्गत कौन कौन समाहित है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, डिजिटल हो, अंक, अक्षर हो, अंक हो या चिन्ह हो, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कपटपूर्वक शब्द को परिभाषित किस धारा में किया गया है। ठीक है, तो कपटपूर्वक आपको याद रखना है धारा 2 की सब क्लोज 9 में परिभाषित किया गया है इसे। तो धारा 2 होगी। ऐसी धारा 211 है सद्भावपूर्वक के लिए। ठीक है, ये सद्भावपूर्वक है 211 और कपटपूर्वक है 2:9 में। तो याद रखना है जरूर ही। ठीक है ना, धारा 2:9 होगी और धारा 2:11 होगी। 2:11 में सद्भावपूर्वक है, धारा 2:9 में कपटपूर्वक है। चलिए चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिंग शब्द की परिभाषा किस धारा में है। तो जो लिंग शब्द, यहाँ तो आप कन्फर्म हो गए होंगे कि 2:9 तो कपटपूर्वक होगी, 2:11 होगी सद्भावपूर्वक। तो अब 2 धारा बची हुई हैं, 2:12 और 2:10। तो आपको याद रखना जो लिंग शब्द है वो 2:10 में है। तो ये आंसर सही होगा इसका, धारा 2:10 में। ठीक है, तो ये धारा आपको साथ के साथ भी याद करनी हुई चलनी है। जैसे धारा 2:5 में थी न्यायालय, धारा 2:16 में है न्यायाधीश, ये दोनों इससे रिलेटेड हो गए। 2:9 हो गया कपटपूर्वक और 2:11 हो गया सद्भावपूर्वक, 2:10 हो गया लिंग। ठीक है ना, 2:3 हो गया बालक, 2:1 हो गया कार्य। तो ऐसे ही आपको सभी ये साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, BNS के अंतर्गत वह ही का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर या उपयुक्त सभी। तो याद रखना है कि जो ये ही शब्द है ये उपयुक्त सभी के लिए है ना, यानी BNS में जो ही शब्द दिया है वो सभी के लिए प्रयुक्त होगा। ये भी किस में लिखा हुआ है, ये 2:10 में ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। धारा भी याद रखनी है, धारा सेक्शन 2 सब क्लोज 10 में ही शब्द का प्रयोग है तो है, लेकिन वो सभी के लिए है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अर्थ में प्रयुक्त शब्द का क्या तात्पर्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कानून द्वारा और उसके अनुसार किया गया कार्य, वास्तविक विश्वास की किया गया कार्य वैध है। ऑप्शन नंबर सी है, नियम अनुसार किया गया कार्य, वास्तविक विश्वास के साथ किया गया कार्य। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, कानून द्वारा और उसके अनुसार किया गया कार्य वैध कार्य होगा। देखिए सीरियल नंबर में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इससे आप परेशान नहीं होंगे। केवल क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सारे सही टाइप किए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं BNS के। ठीक है ना, तो BNS के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसमें। तो इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे BNS के, और BNS के भी हम लगभग 100-150 क्वेश्चन करेंगे। तो उससे उम्मीद है कि आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले मूल विधि के सारे क्वेश्चन हैं वो सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आप देख लेते हैं, कुछ एक और पार्ट लेकर आएंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप तैयार करते चलेंगे साथ ही साथ। चलिए चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा का शब्द का अर्थ किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन दिए 2:10, 2:11, 2:12, 2:13। तो देखिए जो लोक सेवक शब्द की परिभाषा है वो धारा 2 और सब क्लॉज 28 में है। तो ऑप्शन चारों ही गलत हो गए हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो याद रखना है लोक सेवक जो है वो 2:28 में है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये ज़रूर आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके जितने भी हैं वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। धारा 2:10 में लिंग के बारे में बताया गया था। ठीक है, 2:11 सद्भावपूर्वक हो गया था, 2:9 कपटपूर्वक हो गया था, 2:12 में सरकार की परिभाषा दी हुई है। ठीक है ना, सरकार। और जो 2:13 है उसमें संश्रय शब्द है, संश्रय याद रखना है, 2:13 में है संश्रय। तो ये आपको याद रखने हैं, 2:13 में संश्रय है, 2:12 में सरकार दी हुई है, 2:11 में सद्भावपूर्वक और धारा 2:10 में है लिंग। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। और वो जो लोक सेवक है वो धारा 2 की सब क्लॉज 28 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सदोष अभिलाभ किस धारा में परिभाषित किया गया है। 2:14, 2:11, 2:12, 2:13। तो इसमें याद रखना ये भी सारे पॉइंट जो है मिस प्रिंट हैं, यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 2:36 में है
ये सदोष अभिलाभ याद रखना है आपको, ठीक है ना। 2:36 में दिया गया है सदोष अभिलाभ की परिभाषा। चलिए चलते हैं आगे। तो एक और बार क्वेश्चन है, बेईमानी शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है अपनी हानि के बिना दूसरे की हानि करना, किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या सदोष हानि पहुंचाना, किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन करना, केवल धोखा देना। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या सदोष हानि पहुंचाना, ये होगा बेईमानी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध शब्द से क्या आशय है, तो जो विधि के अनुसार ना हो, जो किसी अधिनियम के विरुद्ध हो, जो दंडनीय हो, तो वो सब अवैध होंगे। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें उपयुक्त सभी का आंसर सही होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपराध का अर्थ है, तो ऑप्शन ए दिया है दंडनीय कार्य, बी है विधि के विरुद्ध कार्य, सी है कानून द्वारा निषिद्ध कार्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी डी सही होगा, उपयुक्त सभी होंगे। तो अपराध में तो सभी आ जाएंगे, जो भी दंडनीय कार्य है, विधि के विरुद्ध या कानून द्वारा निषिद्ध कार्य, वो सब क्या है, अपराध। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यायालय की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो अभी बताया था धारा 2(5) में दी गई है धारा न्यायालय की परिभाषा। ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, इनमें मिस्टेक हो गई है टाइपिंग करते में, तो याद रखना है आपको। 2(5) में है न्यायालय और 2(16) में है न्यायाधीश, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो धारा लोक की परिभाषा है 227 में, ये भी याद रखना है, ये भी सभी थोड़े से हो गए हैं गड़बड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख शब्द का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए दिया है केवल लिखित दस्तावेज, केवल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, लिखित तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अभिलेख दोनों हो सकते हैं, लिखित भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की धारा 2(20) के तहत दस्तावेज के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो ऑप्शन ए है लिखित रिकॉर्ड, बी है अंक, सी चिन्ह या उपयुक्त सभी। तो याद रखना है, जो धारा 2(20) है उसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा दी गई है, इसमें सभी आएंगे ये, लिखित रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, अंक भी आ सकते हैं, चिन्ह भी आ सकते हैं, तो उपयुक्त सभी आएगा। और दूसरी बात याद रखनी है, दस्तावेज किस में है, धारा 2(20) में है, ये भी आपको याद रखना है साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस के अंतर्गत संपत्ति की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो जो संपत्ति की परिभाषा है वो 2(21) में है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अच्छा, इसमें भी अब याद रखना है कि चल संपत्ति में वृक्ष नहीं आता है, ठीक है, वृक्ष जो होगा वो भूमि से जुड़ा होता है, इसलिए चल संपत्ति नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वृक्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वृक्ष जो होगा वो किसी की चल संपत्ति नहीं है, वो धारा 2(21) के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, दुर्भावना का अर्थ है, तो ऑप्शन ए दिया है बिना कारण, उचित कारण, सद्भाव से या कपटपूर्वक। तो बिना कारण के जो भी कार्य होगा वो दुर्भावना होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध लाभ का क्या अर्थ है, तो अनुचित लाभ, विधि विरुद्ध लाभ, दूसरों की हानि कर लाभ या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी आएगा। तो यानी अनुचित भी हो सकता है, विधि के विरुद्ध भी हो सकता है, दूसरों की हानि करके भी जो लाभ कमाया जाएगा वो अवैध होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे वो परिभाषा से रिलेटेड थे, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो बीएनएस में जो दंड का प्रावधान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। अब ये दंड से रिलेटेड हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दंड से रिलेटेड बीएनएस की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है, तो ये ऑप्शन ए है, 6 सही होगा, यानी 6 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है बीएनएस की धारा 4 में। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि धारा 4 में दंड का प्रावधान है, ठीक है ना। धारा 2 में समस्त परिभाषाएं हैं और धारा 4 में दंड का प्रावधान है। और उसमें कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं, तो 6 प्रकार के दंड हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बीएनएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं दिया जा सकता है, तो ऑप्शन ए है संपत्ति का समर्पण, कठोर कारावास या आजीवन निर्वासन या मृत्युदंड। तो आपको याद रखना है, जो निर्वासन है वो दंड अब नहीं है, तो ये दंड का प्रावधान नहीं है। अब आजीवन निर्वासन का, कोई आजीवन हो या निर्वासन हो, केवल कोई भी एक शब्द होता है इसमें से, मतलब आजीवन नहीं भी लिखें और निर्वासन लिख दें तो ये भी अब दंड की श्रेणी में नहीं है। जो 6 प्रकार के दंड हैं वो है नहीं उसमें निर्वासन, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीएनएस के तहत दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दंड क्या हैं, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें मृत्यु है, आजीवन कारावास है, अवधि के लिए कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। देखिए इसमें तो हो गए 5 हुए ना, लेकिन 6 प्रकार के दंड हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है, मृत्यु है, आजीवन कारावास है, अवधि के लिए कारावास है, संपत्ति की जब्ती है, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। तो ये 6 दंड दिए गए हैं जो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ये ही दंड दिए जाएंगे अब, ठीक है ना। बीएनएस की धारा 4 के अंतर्गत मृत्यु है, आजीवन कारावास है, कुछ अवधि के लिए कारावास हो सकता है, संपत्ति की जब्ती कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, और एक लास्ट जो नया जोड़ा गया है दंड वो है सामुदायिक सेवा। ये आईपीसी में नहीं था, तो आपको ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। सामुदायिक सेवा को पहली बार जोड़ा गया है दंड के रूप में, तो आईपीसी में ये नहीं था, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड बीएनएस में शामिल नवीनतम दंड है। तो मैंने आपको बताया था जो सामुदायिक सेवा है वो नवीनतम दंड है, क्योंकि जो आईपीसी थी उसमें सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान नहीं था। तो याद रखना है आपको, ये बाकी सब तो थे, कठोर कारावास भी है, आजीवन निर्वासन भी है, संपत्ति का समर्पण भी है। अब आजीवन निर्वासन को इसको तो हटा दिया गया है और सामाजिक सेवा जो थी उसे जोड़ दिया गया है। आईपीसी जो थी वो 1862 से लागू थी, तो अंग्रेजी के टाइम से लागू थी क्योंकि, तो उसमें निर्वासन भी था, ठीक है ना। तो अब वो हटा दिया गया है निर्वासन, और सामुदायिक सेवा एक एक्स्ट्रा दंड के रूप में जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मृत्यु दंडादेश विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, यह व्यवस्था किस में की गई है। मतलब कौन से वाद होते हैं, वाद। तो 4 वाद दे रखे हैं, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, राजेंद्र बनाम यूपी राज्य, टीवी विथीश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य, यूपी राज्य बनाम एमके एंथोनी। तो आपको याद रखना है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में ये दिया गया है जो निर्णय है कि विरल से विरलतम मामलों में ही मृत्यु दंडादेश दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि नॉर्मली दे दिया जाए, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, ये वाद याद रखना है। कौन सा वाद है, वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीएनएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत अपराधी की सहमति के बिना किसी भी दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दिया है धारा 4, धारा 5, धारा 6 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो धारा 5 है इसके तहत अपराधी की सहमति नहीं भी लेंगे तो भी दंडादेश का लघुकरण किया जा सकता है, यानी कि अपराधी की बिना सहमति के दंडादेश का लघुकरण मतलब शॉर्ट कम किया जा सकता है वो। तो कौन सी धारा है, धारा 5 है। धारा 4 में तो दंड हो गए, दंड की परिभाषा हो गई, और 6 प्रकार के दंड हो गए। तो धारा 5 के तहत, है ना, धारा 5 के तहत अपराधी की सहमति के बिना दंड का जो आदेश है उसका लघुकरण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 5 आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। अब सेकंड कंडीशन है कि दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है। तो ऑप्शन ए दिया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, समुचित सरकार या कोई अपीलीय न्यायालय। तो आपको याद रखना जो समुचित सरकार होगी वही दंडादेश का लघुकरण कर सकती है। इस आदेश का लघुकरण करने का जो अधिकार है वो किसका है, समुचित सरकार का है। यानी कोई भी जो दंड होगा उसे कम करना है, छोटा करना है, हटाना है, या जो भी कुछ काम करना है वो सब कौन करेगा, समुचित सरकार करेगी, ठीक है ना। तो याद रखना है ये, तो धारा 5 के अंतर्गत ये भी याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति निर्णय में विनिर्दिष्ट अनेक अपराधों में से किसी एक का दोषी है, किंतु यह संदेह हो कि वह किस अपराध का दोषी, मतलब पता नहीं है कि वह किस अपराध का दोषी है, तथा उन सभी अपराधों के लिए समान दंड का प्रावधान नहीं है, तो उसे किस प्रकार दंडित किया जाएगा। मतलब ये पता ही नहीं है कि उसने किस अपराध का मतलब किस अपराध का वह दोषी है, वो पता नहीं लग पा रहा है, और मतलब कन्फ्यूज हैं कि किस क्या दंड दिया जाए, तो उसे किस प्रकार दंडित करेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है कठोर दंड का प्रावधान किया जाए, अधिकतम दंड का प्रावधान किया जाए, न्यूनतम दंड का प्रावधान किया जाए, या न्यायाधीश अपने विवेक अनुसार निर्णय ले। तो आपको याद रखना है कि बीएनएस की धारा 10 के अनुसार, ठीक है ना, 10 धारा 10 में है ये लिखा हुआ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे कम से कम दंड दिया जाएगा, न्यूनतम दंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब अगर कन्फ्यूजन हो जाए, संदेह हो जाए कि उसे पता ही नहीं है कि किस अपराध का वह दोषी है, तो उस कंडीशन में उसे न्यूनतम दंड दिया जाएगा। तो किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा जरूर याद रखनी है, धारा 10 के अंतर्गत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में एकांत परिश्रम का प्रावधान किस धारा में है। तो इसमें धारा 9, 10, 11, 12 दे रखी हैं। तो याद रखना है धारा 11 में ये प्रावधान दिया गया है एकांत परिश्रम का, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें ये भी बात आपको याद रखनी है, जो एकांत परिश्रम होगा, जो एकांत परिश्रम की अवधि है वो 3 मास से अधिक नहीं होगी, ये भी आपको याद रखना है। अधिकतम 3 मंथ की हो सकती है, 3 मास की अवधि होगी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 किससे संबंधित है। तो एकांत परिश्रम तो है ही इसमें, और दूसरा इसमें एकांत परिश्रम की सीमा भी बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 के अंतर्गत एकांत परिश्रम की अधिकतम सीमा क्या है। तो ये बताया था मैंने आपको, अधिकतम 3 माह होगी, 3 माह से अधिक एकांत परिश्रम नहीं दिया जा सकता है। अगर जो सज़ा है वो 6 मास की है तो उसमें 1 मास के लिए देंगे उसे एकांत परिश्रम, ठीक है ना। अगर 6 मास से और 1 वर्ष के बीच में है, 6 महीने से 1 वर्ष के बीच में, तो 2 महीने का दे सकते हैं। अगर सज़ा 1 वर्ष से अधिकतम है तो एकांत से 3 महीने का, बस लास्ट 3 महीना है। तो आपको याद रखना है
लेकिन उसमें अवधि भी आपको याद रखनी है। अगर 6 मास है तो 1 मंथ, 6 से 1 साल के बीच में है तो 2 महीने, और 1 साल से अधिक है तो उसे 3 महीने का एकांत परिश्रम दिया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जब एकांत परिश्रम 3 माह से अधिक अवधि के लिए कारावास दिया जाता है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक माह में एकांत परिश्रम की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो 1 महीने में केवल 7 दिन दे सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, केवल 7 दिन तक ही दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो जब ये बनेगा ना 1 साल से अधिक के लिए 7 दिन की अवधि तक ही दे सकते हैं, तो 1 साल से अधिक के लिए 3 मास दे सकते हैं और 1 महीने में केवल 7 दिन। तो कौन सी धारा में? धारा 11 में है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है ये कि बीएनएस की कौन सी धारा पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए बढ़े हुए दंड का प्रावधान करती है? बढ़े हुए दंड, तो बढ़े हुए दंड किस में मिलेंगे? धारा 13 के अंतर्गत होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारा 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी मैंने लिए हैं, दंड के हैं और परिभाषाएं हैं। तो अगली वीडियो लेकर आएंगे, ये जितने भी क्वेश्चन आप इन्हें सभी तैयार कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो पहली बार आएगी बीएनएस, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आए हुए क्वेश्चन है। बीएनएस और बीएनएसएस पहली बार ही आपके एग्जाम में आने वाली है, तो आएगी इनसे ही, और एविडेंस एक्ट आएगा तीसरा, और कुछ नहीं आने वाला है। तो लगभग 40 में से 12 से 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए परिभाषा से तो क्वेश्चन आएगा ही, दंड से भी क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।